नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती है, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, DSSB हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर ईएमआरएस या कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी सारे आपके थ्योरी क्लासेस बना रखे हैं इसी चैनल पे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक सारी मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी है मैंने सारी लिंक, तो आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई सारे पेपर सॉल्यूशन भी करवाए हैं, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने एमपी सेट का म्यूज़िक पेपर सॉल्व करवाया है। अगर आपने एमपी सेट का एग्ज़ाम दिया है या आप किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए एमपी सेट का जो पेपर है सॉल्यूशन वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब था पूरा स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल के बारे में मुझे थोड़ा जो बताने का था। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अभी जो है ये आज हम मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जो काफ़ी टाइम से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मॉक टेस्ट 2 के बाद मैंने सॉल्यूशन में आपको करवाने लग गया था एमपी सेट का, तो काफ़ी टाइम से मैं ला नहीं पाया आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 3। और अब एक खुशखबरी आपके लिए ये है कि जो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट जो इंतज़ार कर रहे थे कि स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल आपके लिए कोई कोर्स लॉन्च करे जो सारी म्यूज़िक एग्ज़ामों के लिए हो, तो वो आपका कोर्स मैं आज लॉन्च करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करा था, अभी तक मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी करा था पहले कि मैं आपके अगस्त के एंड में आपका कोर्स लॉन्च करूँगा, लेकिन कुछ जेन्युइन रीज़न था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है मेरे, कि क्या जेन्युइन रीज़न था जिसके कारण मैं अभी तक आपका जो कोर्स है, बैचेस है, वो ला नहीं पाया। तो वो मैंने पूरा आपका मेंशन करा है, तो आप जाके वहाँ पे देखें। और इसके अलावा मैं आपके 5 MCQ डेली कराता हूँ टेलीग्राम पे म्यूज़िक के, तो आप जाके उनको भी गो थ्रू करें और उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिल सके। अब जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारा कोर्स जो हमारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये न्यू बैचेस सभी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट, DSSB, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस और जितनी भी म्यूज़िक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रही हैं या होने वाली हैं, तो सभी के लिए ये कोर्स आपका लॉन्च हो गया है और आज ही इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो आपकी रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट जो है वो 10/9/2023, मतलब आज से ही आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 6264191897। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब ये जो आपका कोर्स है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस कोर्स में आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ये लाइव क्लासेस आपकी टीचमेंट ऐप पर होगी। टीचमेंट ऐप जो कि आज की तारीख में सबसे फेमस ऐप है टीचिंग के लिए, तो उस पर आपकी लाइव क्लासेस होने वाली है। इन लाइव क्लासों की आपको सारी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो लाइव क्लास होगी वो 3 क्लास आपकी होगी एक वीक में। मतलब ये जैसा कि आपने ये लिखा हुआ है, ये आप देखिए, ये जो आपका लिखा है कि 3 क्लासेस आपकी वीक में होने वाली है, यानी एक वीक में आपकी 3 क्लास, यानी टोटल आपकी 12 क्लासेस होगी महीने की, और हर वीक आपको एक टेस्ट भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये टेस्ट के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये पूरा विवरण है आपके बैचेस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा विवरण जो भी है ये आपकी बैचेस का मैंने बता दिया है। अब इस कोर्स की जो फ़ीस है वो आपकी रहेगी 599 रुपीज़। अब इसमें अगर आप मुझे कहें कि सर कुछ ऑफ़र नहीं है या कोई डिस्काउंट नहीं है, तो ये काफ़ी मिनिमम और नॉमिनल फ़ीस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू से कहा था, मेरे से स्टूडेंट और मतलब स्टूडेंट्स सारे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा कोर्स लाइए कि हम परचेस भी कर सके, क्योंकि काफ़ी फ़ीसेस होती हैं सभी क्लासेस में अलग अलग जो चल रही हैं यूट्यूब पे। तो ये सबसे मिनिमम प्राइस में मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ। तो आप इस
कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट आज से ही शुरू है। अब इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो ये क्लासेस 1 वीक का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा लें तो आपका क्या रहेगा कि उस वीक से जो नेक्स्ट वीक आपका आ रहा है मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब उसमें अगर एक स्टूडेंट कराए, 2 स्टूडेंट कराए, जितने भी स्टूडेंट इस वीक में करा लेते हैं, चाहे वो एक भी हो, मैं एक भी अगर स्टूडेंट कराएगा तो उसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। यानी 18 तारीख से आपकी मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और फिर अगर बाद में कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो फीस तो उतनी लगेगी, सब कुछ उतना ही रहेगा। बस फ़र्क ये आ जाएगा, जो लाइव क्लास हो चुकी होगी वो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लाइव क्लासेस ही लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि लाइव क्लासेस आपको 18 से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप अभी रजिस्टर करवा लें 1 वीक के अंदर अंदर, यानी आपको 1 वीक का पूरा मैंने टाइम दिया है 7 से 8 दिन में। तो आप रजिस्टर्ड होने के बाद फिर आप लाइव क्लास 18 तारीख से अटेंड, यानी 18 जो डेट आएगी वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये प्रकार का आपका पूरा कोर्स रहेगा। इसमें DSSB, UGC नेट, EMRS, NVS, ये चारों एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली आने वाली है, खासकर DSSB सबसे पहले आने वाली है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए ये कोर्स बनाया गया है। और भी अगर म्यूज़िक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताएं कि सर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, और फिर जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा कि उनकी क्लासेस मैं ले रहा हूँ कि नहीं। पहली बात तो ये जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी लाइव क्लास, ये सभी जितनी भी एग्ज़ाम है सभी के लिए होने वाली है। ऐसा नहीं है कि जो अभी रिसेंटली आ रही हैं उन्हीं के लिए है, आगे भी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए भी आप प्रिपरेशन के लिए आप क्लासेस ले सकते हैं। जैसे MPPSC, RPSC के लिए भी आप लाइव क्लासेस, और ये सब जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और जो मैंने बताया आपको। तो ये पूरा था कोर्स का विवरण। तो ये आज कोर्स आपका लॉन्च हो गया है, इसीलिए मैंने आपको पूरी तरीके से इसकी डिटेल दे दी है। और अगर आप कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो ये मेरा जो नंबर है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब जो MPTET का कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, ये MPTET मेंस वालों के लिए क्रैश कोर्स जो चल रहा है ये ख़त्म हो गया है। लगभग 1 से 2 क्लास इसमें बची है और 2 इसमें टेस्ट बचे हैं। तो अगर आप में से कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो इसमें रजिस्टर्ड हो जाइए, क्योंकि MPTET मेंस भी जल्दी आ जाएगा और नी भी आएगा, तो ये हमारी एक तैयारी बन जाती है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। तो मैं यूट्यूब पर ही इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को छुपा के नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल क्या काम कर रहा है। तो अब MPTET म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या स्पेशल और क्या सरप्राइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये पूरा जो कोर्स है इसके लिए मैं एक सरप्राइज़ और लॉन्च करूँगा। तो ये अब सरप्राइज़ ये है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो उनके लिए सरप्राइज़ ये है कि अब उनकी हर वीक, जैसे आपके दूसरे कोर्सेज़ की जो क्लासेस चल रही हैं, उनकी क्लासेस हर वीक में 3 क्लास होगी आपकी 1 वीक में, तो आपकी हर वीक 2 क्लासेस होने वाली हैं MCQ की लाइव क्लास। ये आपकी सरप्राइज़ है, ये आपकी सरप्राइज़ है। तो ये आप किन लोगों की सरप्राइज़ है? जो कोर्स में पहले से रजिस्टर्ड हैं। अब इन क्लासों का क्या फ़ायदा है? तो अब इसकी मेन बात यह है कि इसमें प्राइस क्या है इन क्लासों की। तो मैं बता देता हूँ कि आपको इनकी प्राइस क्या है। तो इनकी प्राइस है, ये कलर में चेंज करके बताता हूँ आपको। तो इनकी प्राइस है जो आप गुरु दक्षिणा दे, ये इनकी प्राइस है। अब ये इसीलिए लॉन्च किया गया है
कि जो मेरा स्टूडेंट जिन्होंने मुझ पर विश्वास करा है कि सर हमारा 100% सिलेक्शन करवाएंगे, तो उनके लिए ये मैंने सोचा है कि उनको भी मैं तैयारी से वंचित ना रखूं। 1.5 महीने का कोर्स हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि चलिए अब कोर्स हो गया है, अब आप अपने रास्ते मैं मेरा रास्ते। ऐसा काम मेरी क्लास में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनका सिलेक्शन 100% हो। अभी तक मैं उनको काफ़ी क्लासेस दे चुका हूँ, काफ़ी उनके टेस्ट दे चुका हूँ, सब जो उनको मैंने कोर्स में बताया था सब प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब ये गुरु दक्षिणा आपकी क्या रहेगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो देना चाहते हैं वो मुझे अपनी स्वीकृति से दे सकते हैं, अपनी इच्छा से। और मैं आपको 1.5 महीने तक और अपना, यानी ये जो क्लासेस आपकी चलेगी 1.5 मंथ तक और चलेगी, और ये मैं आपको एब्सोल्युटली मेरी तरफ से फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी यह आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एमपी टेट के स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो सरप्राइज़ है और ये जो खुशखबरी ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने इस कोर्स में 1250 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स रजिस्टर्ड करा था। तो उनको ये 1.5 मंथ की क्लासेस मेरी ओर से एक तोहफा है, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट में उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये पूरी एमसीक्यू की क्लासेस जैसे दूसरे कोर्सेज़ की जो चलेंगी उसमें हर वीक 2 क्लासेस आपकी होने वाली है। इस प्रकार से ये पूरा चलने वाला है। और आप जो गुरु दक्षिणा जब आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तब आप अगर कुछ देना चाहें तो दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी एब्सोल्युटली फ्री होंगी ये क्लासेस। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर हमारे संग इतना भेदभाव, एमपी टेट वाले स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको तो आप 2 क्लासेस फ्री दे रहे हैं और हमारे को आप कोर्स परचेस करा रहे हैं 599 में। तो आप खुद ही सोचिए कि जब ये एमपी टेट के जो स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्टर्ड करा है वो 1250 रुपीज़ में मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मैंने इनको 1.5 मंथ की क्लासेस दी है, तो आपसे अगर मैं 599 रुपीज़ लेके 1 मंथ की क्लास दे रहा हूँ तो मैं क्या बुरा कर रहा हूँ। आप खुद सोचिएगा इस विषय में। और ये 2 क्लासेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दी जा रही है जो पहले से रजिस्टर्ड है, यानी पहले मुझसे इन्होंने कुछ परचेस कर रखा है। ऐसा नहीं कि मैं फ्री में ही सबको दे रहा हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, तो ये आप समझिए। और आपकी भी 3 क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ। उनको तो मैंने हर वीक 2 क्लासेस दी हैं, तो आपको 3 क्लासेस भी मिल रही है, टेस्ट भी मिल रहा है, सब कुछ ये आपको दे रहा हूँ मैं इतने कम रुपीज़ में, मिनिमम प्राइस में। तो ये पूरा विवरण था। अब मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स की बारी है। अभी तक मैंने सब चीज़ें बता दी है। मैंने मेरे जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं जो इसमें रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा नीड है कि सर हाँ हमको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो उनके लिए एक कोर्स है। और ये जो मैंने एमपी टेट स्टूडेंट्स के लिए बताया उनके लिए भी ये मैंने जो बता दिया है वो सही है, मतलब ये चीज़ है एमपी टेट स्टूडेंट्स के लिए। अब यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो परचेस करेगा उन्हीं के लिए है। तो अब यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ये सोचा है कि उनके लिए भी 2 क्लासेस वीक में होगी। कितनी क्लासेस? 2 क्लासेस। अब वो 2 क्लासेस कैसे होंगी? एक क्लास के लिए ओपन फॉर ऑल है। एक क्लास का मैं आपको बता देता हूँ, वो है ओपन फॉर ऑल। इसको हम लाल कलर में लिखते हैं, तो वो है ओपन फॉर ऑल। यानी आप जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं मुझसे, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो आप एमपी टेट के कोर्स में रजिस्टर्ड हो, चाहे आप जो आने वाले समय में ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है इसमें आप रजिस्टर्ड कराएं, तो उनके लिए भी ये क्लासेस ओपन फॉर ऑल हैं। बस आपको करना ये है कि अगर आप यूट्यूब से वो क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, आप दूसरे कोर्सेज में रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप एक क्लास मेरे को फ़ोन लगा के कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट टीचमेंट ऐप पे जोड़ूंगा और वो क्लास आप लाइव ले सकते हैं, और बाद में वही क्लास आपकी रिकॉर्डेड यूट्यूब पर डलेगी। यानी इस प्रकार से काम होने वाला है। आपको क्या करना है, मुझसे कांटेक्ट करना है और वही क्लास आपकी जो लाइव क्लास टीचमेंट ऐप पर होगी वही क्लास आपकी यूट्यूब पे डलने वाली है।
तो एक क्लास हो गई। और एक क्लास आपकी जो होगी संडे को, वो ऑप्शनल रहेगी, वो मेरे ऊपर रहेगा कि कौन सी क्लास डालना है। या तो मैं आपका कोई सा सॉल्यूशन का वीडियो डालूंगा, जैसे DSSB का हो गया, UGC नेट का हो गया, EMRS का हो गया, कोई सा सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, वो रिकॉर्डेड रहेगी आपकी, और वो तो सब ओपन फॉर ऑल, सभी उसको जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कोर्स का विवरण था। काफ़ी समय हो गया क्योंकि ये समझाना मुझे ज़रूरी था एक एक चीज़, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये मैंने आपको सब बताया है। अब हम हमारे मॉक टेस्ट नंबर 3 पे चलते हैं। सब कुछ मैंने विवरण आपको दे दिया है। अगर आप मुझसे कुछ और आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें एक चीज़ ये सोचने वाली है कि जो MP टेट में रजिस्टर्ड होगा उनके लिए कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ये सब जो कोर्स मैंने लॉन्च किया था ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1.5 मंथ की क्लासेस फ्री मिलने वाली है आपको MCQ वाली। तो ये सब आपको सोचना है कि इतना सब कुछ स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब हमारे मॉक टेस्ट पर हम चलते हैं। और किसी भी कोर्स को रजिस्टर करने के लिए जो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपका दिया था वही आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब हम हमारे मॉक टेस्ट नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अप्पा तुलसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ राग चंद्रिका सार कौन सी भाषा में है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्पा तुलसी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अप्पा तुलसी जी का जो सबसे फेमस ग्रंथ है वो है अभिनव ताल मंजरी। अभिनव ताल मंजरी, इसको नोट कर लीजिए आप सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, अप्पा तुलसी जो थे वो हैदराबादी थे। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि अप्पा तुलसी जी जो थे वो हैदराबाद के थे, दक्षिण के हैदराबाद के थे, ये याद रखिएगा। तीसरी चीज़ कि निज़ाम हैदराबादी, इनका नाम है निज़ाम हैदराबादी। निज़ाम हैदराबादी के यहाँ पे थोड़ा सा ये निज़ाम हैदराबादी के यहाँ पे ये दरबारी गायक थे। कौन थे? दरबारी गायक। कौन थे? अप्पा तुलसी जी। निज़ाम हैदराबादी के यहाँ पे दरबारी गायक थे, ये याद रखिएगा। अब ये किस विधा के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये थे ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक थे अप्पा तुलसी जी। इनके ग्रंथों के नाम नोट करिए, राग चंद्रिका नोट करते चलिए, संगीत सुधाकर और आपके राग चंद्रिका सार, ये हो गया। और राग चंद्रिका सार ये वाला जो ग्रंथ है ये, और आपका राग कल्पद्रुमकर। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ था वो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, कौन सा? अभिनव ताल मंजरी। तो ये आपका राग कल्पद्रुमकर। अब राग कल्पद्रुमकर से मुझे एक याद आता है कि एक होता है राग कल्पद्रुम, तो वो किसका ग्रंथ है? तो वो याद रखिएगा आप, राग कल्पद्रुम। काफ़ी फेमस ग्रंथ है और एग्जामों में पूछा जाता है। राग, थोड़ा सा मेरा राइटिंग, राग कल्पद्रुम। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कृष्णानंद व्यास। नोट करते चलिए सभी जानकारी। अब जैसे राग कल्पद्रुमकर है वो है अप्पा तुलसी जी का, राग कल्पद्रुम है कृष्णानंद व्यास का, और एक होता है राग कदम्ब। राग कदम्ब आपका है, राग कदम्ब है गोपाल नायक जी का। किसका है? गोपाल नायक। देखिए, ये सब कंफ्यूज करने वाले हैं टर्म। कैसे टर्म? राग कल्पद्रुम, राग कदम्ब, राग कल्पद्रुमकर।
देखिए कितना सा फर्क है बोलने करने में, यानी कोई भी अगर स्टूडेंट पढ़ता है और अगर ये तीनों का नाम आ जाए तो आसानी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो ये अप्पा तुलसी जी के बारे में इतनी जानकारी मैंने आपको दी है, उनके ग्रंथ के बारे में बताया, वो कहाँ से हैं, किसके दरबारी गायक हैं, कौन से गायक हैं, ये सब मैंने बताया है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो राग चंद्रिका सार आपके हिंदी में है। याद रखिएगा कि ये जो ग्रंथ है आपका वो हिंदी में है, और बाकी जितने भी ग्रंथ मैंने इनके बताए हैं वो सारे आपके हैं संस्कृत में। तो भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं आपके। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो अप्पा तुलसी जी जो हैं ये संगीताचार्य भातखंडे जी के मित्र थे। भातखंडे जी के मित्र, भातखंडे जी के मित्र, नोट करते चलिए। और उनके समकालीन थे, मतलब उनके साथ में थे, मतलब जो उनका समय था उन्हीं के समय के ये भी अप्पा तुलसी जी भी थे। और इनका राग चंद्रिका सार हिंदी में है, बाकी सारे ग्रंथ इनके संस्कृत में है। इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में ये बताता हूँ कि इन्होंने अपने जो ग्रंथ है इनका, यानी अभिनव ताल मंजरी, इसमें इन्होंने 25 तालों का वर्णन किया है। कितने तालों का? 25 तालों का। एक ही क्वेश्चन में देखिए कितनी सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो रही है। और 25 तालों में जो धमार ताल है उसको इन्होंने कहा है कि धमार ताल जो जनक भाषा का है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि धमार ताल जो है वो जनक भाषा का है। जनक भाषा का धमार ताल जो है उसके बारे में कहा है कि सारंग देव जी ने उसे चंड कहा है। क्या कहा है? चंड। किसने कहा है? सारंग देव जी ने। स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए लिखने में थोड़ा सा, तो सारंग देव जी ने इसे क्या कहा है? धमार ताल को, जनक भाषा के धमार ताल को चंड कहा है। ये आप याद रखिएगा। तो ये सारी थी जानकारियाँ जो मैंने आपको दी है अप्पा तुलसी जी के बारे में। एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो देखिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको कोर्स में भी पढ़ाने वाला हूँ, ढेर सारा मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन से हम 5-5, 10-10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए कितना सारा आपको मिलने वाला है। इस मॉक टेस्ट में वो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है स्वरालय म्यूजिक क्लास चैनल का। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है, वेंकट मक्खी जी के ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका में किसे अपना शुद्ध सप्तक माना है? तो ये माना है मुखारी को। अब देखिए जनरली ये स्टूडेंट्स गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे? क्योंकि उनके दिमाग में 2 सप्तक ऐसे बैठे हुए हैं, एक काफ़ी का और एक बिलावल का। प्राचीन ग्रंथकारों ने काफ़ी को शुद्ध सप्तक माना है, प्राचीन ग्रंथकारों ने। अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, प्राचीन ग्रंथकारों ने काफ़ी को शुद्ध सप्तक माना है और आधुनिक ग्रंथकारों ने बिलावल को शुद्ध सप्तक माना है। लेकिन मुखारी को किसने माना है? तो मुखारी को माना है वेंकट मक्खी जी ने आधुनिक काल में। आधुनिक विद्वान, मतलब आधुनिक विद्वान ने आपके बिलावल को शुद्ध सप्तक माना है। अब वेंकट मक्खी जी की अगर हम बात करें तो इनके गुरु का नाम है तन्नपाचार्य। गुरु का नाम है तन्नपाचार्य। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में बात करें तो इन्होंने 72 मेल बताए हैं। 72 मेलों का जो मेल राग वर्गीकरण की जो पद्धति है वो इन्हीं से मानी जाती है। और एक थाट से 484 राग बनाने की विधि का भी इन्होंने ही, एक थाट से 484 राग, ये आपके इन्होंने ही बताए हैं। एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं इनके बारे में कि सोमनाथ जी का जो मृदु पंचम है, सोमनाथ जी का, ये आपको पता है कि स्वरों के लिए सोमनाथ जी ने मृदु संज्ञा दी है। तो सोमनाथ जी का जो मृदु पंचम है, मृदु पंचम है, उसको इन्होंने वराली मध्यम कहा है। वराली मध्यम, नोट करते चलिए।
वराली मध्यम। अब जनरली मध्यम 4 श्रुति का होता है, लेकिन इन्होंने कितने श्रुति का माना है? त्रिश्रुति का, त्रिश्रुति का। तो ये इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ये सब जानकारी थी वेंकटमखी जी के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। प्रकरण शब्द से इनके अध्याय मिलते हैं। वेंकटमखी जी ने अपने दक्षिणी राग सौराष्ट्र को किस हिंदुस्तानी राग के समान माना है? अब ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जनरली हमने दक्षिणी राग सारे पढ़ रखे हैं, तो आपको पता है कि राग भैरव को क्या बोलते हैं। राग भैरव को माया मालव गोड़ कहते हैं। राग यमन को क्या कहते हैं? मेच कल्याणी कहते हैं। राग काफ़ी को क्या कहते हैं? खरहर प्रिया बोलते हैं। और राग जोगिया को सावेरी कहते हैं। तो अब यहाँ पे राग सौराष्ट्र तो दक्षिणी राग बता रहे हैं ये, तो हिंदुस्तानी कौन से राग के समान होगा? तो ये होगा आपके राग भैरव के समान। राग भैरव के समान ये आपका होगा। वेंकटमखी जी ने अपने दक्षिणी राग सौराष्ट्र को हिंदुस्तानी राग भैरव के समान बताया है। यानी इनके केस में आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है इनका नाम ना दें और डायरेक्ट पूछ ले, तो राग भैरव का सौराष्ट्र भी आंसर हो सकता है। यूं क्या नाम है राग भैरव का? माया मालव, माया माया मालव गोड़, ये नाम है इनके। मतलब इनके क्या? राग भैरव का दक्षिणी नाम। और कोई कोई इसे माया मालव गोला भी कहते हैं। मैंने इसको कई जगह ऐसा भी पढ़ा है कि माया मालव गौला। अभी जैसे एमपी टेट का पेपर हुआ था तो उसमें माया मालव गोड़ नहीं था, माया मालव गोला आया था, तो सब कंफ्यूज हो गए थे, क्या पता ये सही आंसर है कि नहीं। तो इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। और राग यमन का तो आपको पता ही है, मेच कल्याणी। अगर आपने मेरे जो थ्योरी क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आप उसको देखें, उसमें मैंने सारे हिंदुस्तानी रागों के दक्षिणी नाम बताए हैं, तो उसको आप गो थ्रू करिए, उसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और राग काफ़ी को कहते हैं खरहर प्रिया, खरहर प्रिया। और जोगिया को कहते हैं सावेरी, सावेरी। और अगर मैं इसी के आगे शुद्ध लगा दूं, यानी मैं इसको कर दूं शुद्ध सावेरी, तो ये फिर आपका हो जाएगा दुर्गा का। कौन से राग का हो जाएगा? दुर्गा का। जोगिया का आपका है सावेरी और दुर्गा का है आपका शुद्ध सावेरी। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में हम 5-5, 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है अलंकार के लिए प्रश्नादि शब्द का प्रयोग किस ग्रंथकार ने किया है? तो ये आपके क्या है? मतंग मुनि जी ने, मतंग मुनि जी ने इसका करा है, अलंकार के लिए प्रश्नादि शब्द का प्रयोग। अब मतंग मुनि जी के बारे में बात करें तो इनका ग्रंथ है बृहदेशी, सभी को पता है। और बृहदेशी में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो बृहदेशी है मतंग मुनि जी का। इसी ग्रंथ में अगर हम बात करें तो इसमें नाद के 5 भेदों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। अगर भरत मुनि जी की बात करें तो इन्होंने हमको 18 जातियों के बारे में बताए हैं, जिसमें 11 आपकी विकृत जातियां हैं और 7 आपकी शुद्ध जातियां हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और ये ग्रंथ आपका नाट्य शास्त्र इन्होंने लिखा है, सभी को पता है, जो कि 4वीं शताब्दी का माना जाता है। कोई कोई विद्वान इसे 5वीं शताब्दी का भी मानते हैं, यानी 4वीं या 5वीं। एग्ज़ाम में जिस हिसाब से आपके ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो भरत मुनि जी के बारे में भी काफ़ी, और इसमें 6 अध्याय ऐसे हैं जो संगीत से हमको देखने को मिलते हैं, 28 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक। तो ये पूरा नाट्य शास्त्र का वर्णन है। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, जो आपके थ्योरी क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। एक पूरी प्लेलिस्ट की मैंने लिंक आपके दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट आपके दत्तिल जी की बात करें तो दत्तिल जी का जो ग्रंथ है वो है दत्तिलम, और भरत मुनि के पुत्र माने जाते हैं दत्तिल, यानी इनके बीच में क्या रिलेशन है? पिता पुत्र का। तो आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नारद मुनि जी की बात करें तो नारद मुनि जी के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं, वो है संगीत मकरंद
वैसे इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो मेन ग्रंथ है इनका संगीत मकरंद और नारदीय शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट आपका बनता है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। संगीत मकरंद में स्त्री पुरुष नपुंसक रागों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ये मैंने पिछले मैंने सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी आपको बताया था, एमपी सेट का सॉल्यूशन, उसको भी जाके गो थ्रू करिए। और नारदीय शिक्षा में सर्वप्रथम तान का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। तान का उल्लेख हमको सर्वप्रथम देखने को मिलता है नारदीय शिक्षा में। अगर मैं भरत मुनि जी की बात करूं तो इन्होंने 2 ग्रामों का उल्लेख किया है। यानी हमको ये पता है कि ग्राम 3 होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, लेकिन 2 ग्रामों का उल्लेख ही हमको नाट्य शास्त्र यानी भरत मुनि द्वारा मिलता है। तो तीसरे ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो वह आपके किया नारद मुनि ने। कौन से ग्राम का? गंधार ग्राम का। यानी इन्होंने 3 ग्राम का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम इन्होंने ही तीसरे ग्राम गंधार ग्राम का उल्लेख किया है, तो याद रखिएगा। और भरत मुनि जी की टीका का नाम क्या है? भरत मुनि जी की जो टीका लिखी है वो अभिनव गुप्त जी ने लिखी है। अभिनव गुप्त जी ने इनकी मतलब नाट्य शास्त्र की टीका लिखी। ये थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया मेरे से। इन्हें नाट्य शास्त्र की जो टीका है वो अभिनव गुप्त जी द्वारा लिखी गई, और उस टीका का नाम क्या है आपके? अभिनव भारती। तो आप याद रखिएगा क्या नाम है उस टीका का? अभिनव भारती। यानी अभिनव गुप्त जी ने नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र यानी भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है अभिनव गुप्त जी ने, और उसका नाम है अभिनव भारती। तो यह आप याद रखिएगा। भरत मुनि जी ने 8 रसों का वर्णन किया है, 9 रसों का नहीं किया है। उन्होंने एक रस जो शांत रस है उसका वर्णन नहीं किया। उसी शांत रस का वर्णन किसने किया है? भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसके आपके टीकाकार यानी कि आपके जो अभिनव भारती के लेखक है अभिनव गुप्त जी ने शांत रस का सर्वप्रथम वर्णन किया है। आपके एग्जाम में सीधे इससे रस से क्वेश्चन आपके ये बन के आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में मैं देखने को मुझे मिल रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने आपके इस क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा दिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। भरत का संगीत सिद्धांत ग्रंथ कहाँ प्रकाशित हुआ? इसको क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए। कहाँ प्रकाशित नहीं हुआ, किसके द्वारा, किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित हुआ? किस संस्था द्वारा, मतलब कहाँ की संस्था द्वारा ये प्रकाशित हुआ? ऐसा कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को, कहाँ की संस्था द्वारा इसे प्रकाशित किया गया? तो ये आपका किया गया है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आप, उत्तर प्रदेश में भरत का संगीत सिद्धांत ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। और ये ग्रंथ किसका है? आचार्य बृहस्पति जी का। आचार्य बृहस्पति जी का यह ग्रंथ है आपका भरत का संगीत सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, और इसमें ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। इसमें पंडित एकनाथ किसके छोटे भाई हैं? तो ये आपके हैं शंकर पंडित जी के छोटे भाई हैं पंडित एकनाथ। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम वर्णन करते हैं। शंकर पंडित जी ग्वालियर के हैं, ग्वालियर घराने के। तो इसी से पता चलता है कि पंडित एकनाथ जी भी कौन से घराने के हो गए? ग्वालियर घराने के। और इसमें सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि ये ग्वालियर घराने के, कौन से घराने के? ग्वालियर घराने के। फिर इनके पिता का नाम है पंडित विष्णु शास्त्री, ये इनके पिता है। तो ये याद रखिए, इन्हें शंकर पंडित और पंडित एकनाथ के जो पिता हैं वो कौन हैं? पंडित विष्णु शास्त्री। और शंकर पंडित के पुत्र जो हैं वो हैं आपके कृष्णराव शंकर पंडित, ये इनके पुत्र हैं। इस प्रकार से ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारे मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मुझे इतना नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह बंदे खान किस गायकी से संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद।
याद रखिएगा। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन ढूंढें तो ख्याल गायकी का आविष्कार किसने किया, तो वो आपके किया अमीर खुसरो। ये आपको सभी को पता होगा। और ये छोटे ख्याल का आविष्कार इन्होंने किया है सबसे पहले, यानी 14वीं शताब्दी में छोटे ख्याल का आविष्कार किया और बाद में आपके 15वीं शताब्दी में बड़े ख्याल का आविष्कार किया सुल्तान हुसैन सरकी। सुल्तान हुसैन सरकी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। अमीर खुसरो को आशिक रंग कहते हैं। आशिक रंग इनका उपनाम है। क्या नाम है? आशिक रंग इनका उपनाम है। ठुमरी का आविष्कार आपके किया वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह के दरबार से ठुमरी का आविष्कार माना जाता है, वाजिद अली शाह। और ध्रुपद का आविष्कार आपका किया मानसिंह तोमर जी ने 15वीं शताब्दी में। मानसिंह तोमर, इनका ग्रंथ जो है वो है मान कुतूहल। काफ़ी फेमस ग्रंथ है मान कुतूहल, नोट करते चलिए। ये सब इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मान कुतूहल जो है ग्रंथ है, इसी का फारसी अनुवाद ग्रंथ है आपका, जो कि फ़कीर उल्लाह जी ने करा है, जिसका नाम है राग दर्पण। राग दर्पण जो है वो फ़कीर उल्लाह जी ने मान कुतूहल का फारसी अनुवाद किया। इसके पहले जो मैंने एमपी सेट का आपका पेपर सॉल्यूशन कराया था, उसमें मेरे से बोलने में ये मिस्टेक हो गया कि मानस उल्लास का फारसी अनुवाद है, जबकि मानस उल्लास नहीं, मान कुतूहल का है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार। तो ये मान कुतूहल का फारसी अनुवाद है राग दर्पण, जो कि फ़कीर उल्लाह द्वारा बताया गया है। और ये ध्रुपद के आविष्कारक है कौन? मानसिंह तोमर का ग्रंथ है मान कुतूहल। तो ये सब जानकारियां हैं। तराने का आविष्कार की बात करें तो ये आपके पता ही है आप सभी को, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी ने ही करा है इसका भी आविष्कार। तो याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं। दौलत खान किस कलाकार के चाचा और प्रथम गुरु हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये आपके हैं अलाउद्दीन खान के। दौलत खान किस कलाकार के चाचा और प्रथम गुरु हैं? तो वो अलाउद्दीन खान के चाचा और गुरु हैं। अलाउद्दीन खान जो है वो आपके जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक हैं अलाउद्दीन खान। और आपके उस्ताद फैयाज खां हैं आगरा घराने के। प्रवर्तक नहीं है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं और काफ़ी बड़े कलाकार हैं आगरा घराने के। काफ़ी नाम था इनका। और आफ्ताबे मौसीकी जो इनको उपाधि मिली है 1938 में, और संगीत का सूरज इनको कहा जाता है। और उस्ताद अब्दुल करीम खां जो हैं ये आपके किराना घराने के प्रवर्तक हैं। कौन से घराने के? किराना घराने के। और अलाउद्दीन खां जो हैं वो मैयर घराने के हैं। मैयर घराने के हैं, महर घराना भी बोलते हैं इसको, मैयर घराना। इन्होंने भी काफ़ी कलाकार दिए। इनके पुत्र यानी अली अकबर खां, इनके दामाद पंडित रविशंकर, इनकी पुत्री अन्नपूर्णा देवी, काफ़ी सारे कलाकार इस घराने से, बड़े बड़े कलाकार इसमें से हमको देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत समय सार ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये अध्याय हैं आपके 9। कुल इसमें 9 अध्याय हैं। संगीत समय सार ग्रंथ लिखा है आपके पार्श्वदेव जी ने। पार्श्वदेव जी ने ये ग्रंथ लिखा है। कौन सी शताब्दी में लिखा है? तो 13वीं शताब्दी में। देखिए ज़बरदस्त पढ़ाई करिए इसी प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी रखेंगे उतने चांसेस आपके बनेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि अब एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके पार्श्वदेव जी ने लिखा है, 13वीं शताब्दी में लिखा है। इनके पिता का नाम है आदिदेव।
और इनकी माता का नाम है गौरी। तो ये आप याद रखिएगा। 9 अध्याय हैं कुल इसमें। पार्श्वदेव जी द्वारा लिखा गया है। 13वीं शताब्दी में लिखा है। पिताजी का नाम है आदिदेव और माता जी का नाम है गौरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द्विजेंद्र नाथ कौन सा वाद्य बजाते थे? तो ये बजाते थे आपके बांसुरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्विजेंद्र नाथ जी को आकार मात्रिक स्वर लिपि का उद्भावक बताते हैं। आकार मात्रिक स्वर लिपि के उद्भावक हैं। स्वर लिपि के उद्भावक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आकार मात्रिक स्वर लिपि का जो आविष्कारक है वो कौन है? ज्योतेंद्र नाथ। तो दोनों ही आपके आकार मात्रिक स्वर लिपि से संबंधित है। ज्योतेंद्र नाथ जो आपके हैं वो आपके हैं आकार मात्रिक स्वर लिपि के प्रवर्तक। और द्विजेंद्र नाथ जी जो हैं वो आपके आकार मात्रिक स्वर लिपि के उद्भावक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है, आप याद रखिएगा। और ये दोनों ही कौन से घराने से, मतलब कौन से संगीत से? रविंद्र संगीत से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। हिरक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका है कश्मीर का। कहाँ का है? कश्मीर का। और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र का नृत्य है लावणी। कश्मीर का एक और नृत्य रौफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केरल के नृत्य की बात करें तो कथकली। कथकली काफ़ी इम्पोर्टेंट नृत्य है। इसके अलावा आसाम का जो फेमस नृत्य है वो है बिहू। अभी हम सारे नृत्यों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। माछ नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो यह आपका है मध्य प्रदेश का। कहाँ का नृत्य? मध्य प्रदेश का। यूपी की बात करें तो यूपी आपका है कथक, यानी कथक जो है वो आपका यूपी का है। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, काफ़ी सारे नृत्य आपके राजस्थान के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। वर्ष 1913 के लगभग पुणे में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके की थी उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की बात करें तो 1872 कुरुंदवाड़ में इनका जन्म हुआ है। 1872 कुरुंदवाड़ में इनका जन्म हुआ है। कुरुंदवाड़ में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने काफ़ी सारे पुस्तकें लिखी हैं। भजनामृत लहरी, राग प्रवेश, संगीत बाल बोध, काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने अपनी लिखी है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी की बात करें तो 1860 में बालकेश्वर बम्बई में इनका जन्म हुआ है। रामपुर इनका घराना है। रामपुर इनका घराना है। और इनके जो गुरु का नाम है वो है वजीर खां। वजीर खां, ये इनके गुरु का नाम है। और इन्होंने भी काफ़ी सारी पुस्तकें, मल्लक्ष संगीतम आपके मल्लक्ष संगीतम और भातखंडे संगीत पुस्तक, भारतीय संगीत पद्धति वाली पुस्तक जो आपकी है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, ऐसे इन्होंने भी कई सारी पुस्तकें आपकी लिखी है। तो ये ढेर सारा इनके बारे में वर्णन आपको देखने को मिलता है। और उस्ताद फैयाज खां के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब नेहरंग की बात करें तो नेहरंग किसका उपनाम है? तो ये आपका है प्रदीप कुमार दीक्षित जी का। बड़े गुलाम अली जी की बात करें तो इनका उपनाम है सबरंग। सबरंग इनका उपनाम है। विलायत हुसैन खां साहब की बात करें तो इनका उपनाम है प्राण पिया। प्राण पिया। और जगन्नाथ बुआ पुरोहित की बात करें तो इनका नाम है गुणीदास। क्या नाम है इनका? गुणीदास। तो ये सब जानकारियाँ थी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मामला आएगा। धमार ताल की जाति क्या है? तो धमार ताल की जाति है आपकी मिश्र। अब यह जाति किस प्रकार से डिसाइड होती है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार अगर हम दादरा को देखें, दादरा ताल को देखें, तो उसमें आपके 2 विभागों में 3-3 मात्रा होती है। धा धीना, धा धीना, धा तीना, ये उसका ठेका होता है आपका। तो ये 3-3 आपकी मात्राएं होती है। तो 3 और 3 बराबर भागों में, यानी बराबर भागों में बटी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा तिस्त्र जाति का।
इसी प्रकार से अगर हम चतुस्त्र में देखें तो जो दो दो के खंड वाले होंगे वो भी, यानी दो दो मात्रा के खंड वाले, जैसे एकताल हो गया वो भी चतुस्त्र में आएगा, त्रिताल भी आपका चतुस्त्र में आएगा, और आपका कहरवा भी चतुस्त्र में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये टोटल ताल की कितनी जातियां हैं? 5 जातियां हैं। कौन कौन सी? 4 तो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, खंड, चतुस्त्र, संकीर्ण और मिश्र। तो आपकी तीसरे जाति बचती है। तो ऐसे कुल आपकी 5 जातियां हैं। तीसरे जाति में 3-3 मात्राएं आती है, चतुस्त्र जाति में 4-4 और खंड में 2-3 का आपका चलता है। और मिश्र की बात करें तो मिश्र में क्या होता है कि सब मिक्स चलता है, यानी 7 का आंकड़ा इसमें देखने को आपको मिलेगा, और संकीर्ण में 9 का। जैसे मिश्र में आपके रूपक भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा चलता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है ताल दीप चंदी की बियाड़ कौन सी मात्रा के बाद शुरू होगी। अब ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ताल दीप चंदी 14 मात्रा का होता है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो ये मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ आज। तो सबसे पहले बियाड़ की बात करें तो बियाड़ आपका कितनी मात्रा का होता है? 7/4 हम बोलते हैं कि बियाड़ लयकारी हम 7/4 को कहते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे कि ताल दीपचंदी की बियाड़ कितनी मात्रा में होगी, तो वो किस प्रकार से कैलकुलेशन होगा? 7/4 को अगर हम डिवाइड में लिखेंगे तो ये 14/1 कर देंगे इसको, और जब इसको पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 × 4/7, ये आपका बनेगा। और जब इसको हम काटेंगे तो आपका 8 मात्रा में इसकी बियाड़ कंप्लीट होगी। 8 मात्रा में होगी, यानी ये तो होगी वाला प्रश्न हो गया कि अगर ताल दीपचंदी की बियाड़ कितनी मात्रा में होगी तो उसका आंसर 8 होता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ताल दीपचंदी की बियाड़ कौन सी मात्रा के बाद शुरू होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितनी मात्रा है ताल की, उतने में से जो हमारी बियाड़ कितनी मात्रा में हो रही है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि जो 6 मात्रा हमारी हो रही है, यानी ताल दीपचंदी की अगर 6ठी मात्रा है तो 6 मात्रा के बाद 8 मात्रा में ताल आ रहा है। तो जब 14 में से 8 हम घटाएंगे, यानी 6 मात्रा, यानी 6 मात्रा के बाद शुरू होगी दीपचंदी की बियाड़, यानी ये हमको ध्यान रखना है। तो कौन सी से शुरू होगी? 7वीं से। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कौन सी मात्रा से शुरू होगी तो 7 आता, लेकिन पूछा है कौन सी मात्रा के बाद शुरू होगी, तो 6ठी मात्रा के बाद होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। क्या हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। राग बागेश्री में कितने विकृत स्वर का प्रयोग होता है? तो सभी को बागेश्री का स्वरावली पता है, सा ग म ध नि सा, जिसमें ग कोमल नी कोमल होता है और सानी ध म ग रे सा, सानी ध म प ध। ये माँ के नीचे डंडी नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये सागा मदन निशा, यानी ग कोमल नी कोमल, यानी कितने विकृत स्वर यूज हो रहे हैं? 2 विकृत स्वर यूज हो रहे हैं। अगर बागेश्री की बात करें तो इसमें वादी संवादी क्या होता है? इसका वादी संवादी होता है मसा, याद रखिएगा आप। और ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है, रात्रि का द्वितीय प्रहर, आगे लिख लीजिएगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ वर्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। सागा सारे रेमा रेगा गापा गामा का अगला समूह क्या होगा? तो अब यहाँ से हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सा से हम गा पे गए, यानी हमने एक स्वर, अब ये इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। यानी आपके अगर कभी जीवन में पलटे गाए हैं, अलंकार गाए हैं, वैसे संगीत के स्टूडेंट से तो ज़रूर एक ना एक बार गाए होंगे, लेकिन कई स्टूडेंट जो हैं कि जो बेसिक अलंकार सीखते हैं लेकिन अलंकार कैसे बनते हैं, क्या रहता है तरीका, उनको ये नहीं पता है। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ
कि सा के बाद जैसे हमने ग लिया है, यानी एक स्वर हमने यहाँ पे छोड़ा है, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रे के बाद डायरेक्ट म लिया है, यानी ग छोड़ दिया हमने, यानी श्रृंखला में देखा जाए तो रे के बाद ग आना चाहिए, लेकिन ग को छोड़ के डायरेक्ट म लिया है। ऐसे ही ग के बाद प लिया है, तो अगर हम म की शुरुआत करेंगे तो म के बाद क्या आएगा, प छोड़ के ध आएगा आपका। तो एक तो ये बन गया, और दूसरा आपका चल रहा है सारे रेगा गमा, तो अगला क्या होगा, मापा होगा, यानी सिंपल सारे फिर रेगा फिर गमा फिर मापा। तो इस प्रकार से मदा मापा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया था जनरली कि जो ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, उनको दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो काफ़ी सिंपल है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मापा माधा है, अगर मापा माधा है तो इसका अगला समूह क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला समूह इसका क्या होगा मापा माधा का, देखते हैं, आपकी स्किल्स चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, राग बिलावल को शुद्ध ठाठ सर्वप्रथम किसने माना है। अब देखिए जितने भी यहाँ पे ग्रंथकार दे रखे हैं सभी ने राग बिलावल को शुद्ध ठाठ माना है। पंडित भातखंडे जी ने भी माना है, मोहम्मद रजा जी ने भी माना है, सवाई प्रताप सिंह जी ने भी माना है, लेकिन सर्वप्रथम किसने माना, तो सर्वप्रथम माना है इन दोनों ने, यानी मोहम्मद रजा जी ने भी और सवाई प्रताप सिंह ने भी। पंडित भातखंडे जी के आप ग्रंथों से तो भली भांति परिचित हैं, अभिनव राग मंजरी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो आपका ग्रंथ है, तो इस प्रकार से, और आप सारे ग्रंथों से इनके मल्लक्ष्य संगीतम, लक्ष्य संगीतम, सारे ग्रंथों से इनके आप इनको जानते हैं। लेकिन जो मोहम्मद रजा है इनका ग्रंथ कौन सा है, तो इनका है नगमते आसिफी, नगमते आसिफी, नोट कर लीजिए। और आपके सवाई प्रताप सिंह जी का ग्रंथ है राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार, संगीत सार। तो ये आपके ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका आता है, ठेका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यह आपका किया है सादिक अली जी ने सरमाए इरशाद में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सादिक अली जी ने सरमाए इरशाद, सरमाए हो गया, सरमाए इरशाद, इनका जो ग्रंथ है सरमाए इरशाद में सर्वप्रथम ठेके शब्द का हमको वर्णन देखने को मिलता है। सफदर हुसैन का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, कानूने सितार, कानूने सितार। तो ये सफदर हुसैन जी का ग्रंथ है। और आपके उस्ताद सिद्धार्थ खां जो है वो आपके दिल्ली घराने के हैं। कौन से घराने के हैं, दिल्ली घराने के, दिल्ली घराने के प्रवर्तक हैं, दिल्ली घराने के प्रवर्तक हैं उस्ताद सिद्धार्थ खां दादी, याद रखिएगा। और दिल्ली घराना तबले का सबसे पुराना घराना है और सारे घराने इसी से ही निकले हैं। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 3। काफ़ी सारी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है और ढेर सारा मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 3 में पढ़ाया है। कुछ इसी प्रकार से हमारी जो क्लासेस हैं बैचेस में चलने वाली है। ढेर सारा मैं आपको एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी ये सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। और लाइव क्लास होने के बाद आपको रिकॉर्डेड, जैसा कि मैंने सब कुछ आपको बताया था मेरे कोर्स में, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है, यानी ऑल रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, लाइव क्लास और सब कुछ। और देखिए स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल सभी के बारे में सोचता है, इसीलिए एमपी टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान ना हो, वो 1-1.5 महीने का क्रैश कोर्स करके फिर इतने दिन तक अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका काफ़ी नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो नुकसान ना हो, उनके एग्ज़ाम कभी भी हो, अगर वो 1.5 महीने और पढ़ लेते हैं तो उनकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि वो 100% किसी भी एग्ज़ाम को, एमपी टेट क्या किसी भी एग्ज़ाम को वो निकाल सकते हैं। तो उनकी तैयारी के लिए ही मैंने ये सोचा है।
अब जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करेंगे उनके लिए भी यही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि उनको ये कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1.5 मंथ की क्लासेस ये जो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ये एब्सोल्युटली फ्री है। आपकी जो इच्छा गुरु दक्षिणा अगर आप देना चाहें क्लासेस के बाद या फिर एग्ज़ाम क्रैक होने के बाद, अगर आपका अंतर्मन कहता है कि नहीं सर ने हमें कुछ सिखाया है, कुछ पढ़ाया है, कुछ नॉलेज दिया है और आज मैंने जो अचीव करा है वो सर की बदौलत इस स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करा है, तो आप अपनी इच्छा से स्व इच्छा से आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो फीस देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके अलावा ये पूरी एमपी टेट स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो होंगे उनके लिए ये फ्री क्लासेस अब 1.5 मंथ की मिलने वाली है। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको ये पूरा कोर्स जो मैं करवा चुका हूँ, ये पूरा क्रैश कोर्स पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इसमें सब कुछ टॉप 150 क्वेश्चंस 2 सेट, 1 टेस्ट यानी आपके 90 क्वेश्चंस के पूरे 6 सेट, इस प्रकार से पूरा सब कुछ ये पूरा कोर्स के साथ साथ ये 1.5 मंथ का पूरा मिल जाएगा। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3। आपको स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल की क्लासेस कैसी लगती हैं? सारी थ्योरी क्लासेस, सारे सॉल्यूशन पेपर के मिल जाते हैं आपको इसी चैनल पे। और अब मैं DSSB का बहुत जल्द अब मॉक टेस्ट ना करवा के मैं DSSB का लाने वाला हूँ पेपर सॉल्यूशन, ताकि DSSB के जो एग्ज़ाम अब आने वाली है हाल ही में, तो उनकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और बाकी जो कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे उनका कोर्स तो चलेगा ही। अब इसमें एक जो क्लास मैंने यूट्यूब की आपको बताई है वो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी उससे जुड़ सकता है। जो मेरे कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे उनको तो मैं उस क्लास से जोड़ूंगा ही, और उसके अलावा यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी इससे जुड़ सकते हैं। बस आपको मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मेरा नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके मुझे कह सकते हैं कि सर मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कोर्स में रजिस्टर्ड अगर नहीं हो सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप वो एक क्लास आप लीजिए वीक में, उसके लिए आपको मनाही नहीं है। वो वीक में आप लाइव क्लास ले सकते हैं। और अगर फिर भी आप नहीं लेना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब पे मिलना ही है, लेकिन आप उसको अलग से अगर ख़रीदना चाहते हैं, लाइव क्लास मतलब सॉरी ख़रीदना नहीं, फ्री में रहेगी, तो लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका सब कुछ रहेगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हों और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।